आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जूनियर क्लास में हमने बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम कुछ केमिकल चेंजेज का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डिंग ऑफ मिल्क। ये सारे एग्जांपल्स हमारे केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं, बिकॉज इन ईच केसेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म which have entirely different property to the previous one। अब हम अगर इसमें कंक्लूजन करते हैं इसका, तो देखते हैं कि ऑल केमिकल चेंजेज आर टेक्स प्लेस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल चेंज हो रहे हैं उन सब में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब यहाँ एक नया हमारे पास वर्ड है केमिकल रिएक्शन। हम अगर इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है केमिकल रिएक्शन, तो हम इसे समझने के लिए एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, और वो है हमारा जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें फॉर्म होती है। काफ़ी कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आप इसके बारे में बहुत पहले सुन ही चुके हैं। यहाँ पे कार्बन कोई पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, और जब हम इसे जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके हेल्प से ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वह बिल्कुल ही बदल जा रही है जब वो कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन हमें आग को जलाने में हेल्प करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जानते ही हैं कि आग को बुझा देता है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है तो यह एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी उसके पहले इन्वॉल्व जो उसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स थे उनसे बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से इस डिस्कशन से हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, इसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर है व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस व्हिच हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हम आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें कार्बन और ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, सो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द एलिमेंट्स और कंपाउंड फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन के बाद हमारा फॉर्म हो रहा था वो हमारे लिए प्रोडक्ट कहलाएगा। तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट किसे कहेंगे, इसे आप समझ चुके हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस, या हम यूँ कहें कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आप किसी रिएक्शन को देख करके और कैसे बता सकते हैं कि उसमें रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यही हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसको समझने से पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी में ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। चलिए अभी हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। यहाँ हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से मैंने तैयार कर लिया है। यह हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, यह हमारे पास लेड नाइट्रेट है। ये लैब थर्मामीटर यूज करेंगे हम। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम मेटल का यूज करेंगे। ये हमने पानी जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए तैयार करके रख लिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं। इसमें लैब थर्मामीटर डाल के पहले इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। 29 डिग्री के आसपास मुझे मिल रहा है, 29 डिग्री सेल्सियस। और मैग्नीशियम को डाल देता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ही मैंने मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया, यानी कि हमें यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस नज़र आ रहा है। अब इसके साथ ही हम टेम्परेचर एक बार फिर से चेक कर लें। अगर ये अभी 32 तक चला गया है तो ये बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि जैसे ही हम मेटल को एसिड में मिलाते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस नज़र आ रहा है।
दूसरे एक टेस्ट में हम स्पैचुला से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। थोड़ी सी मात्रा हमने लेड नाइट्रेट की ले ली है। अब हम इसे एक्वस फॉर्म में लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी लेड नाइट्रेट में भी। अब ये घुल चुका है, पूरी तरह से एक्वस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको मिलाते हैं, चलिए देखिए। आपने क्या देखा अभी, जैसे ही हमने इसको मिलाया इसमें एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया और इस तरह से यह रिएक्शन हमारा हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब इसमें कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का टाइप क्या है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी करने के बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिले हैं और उससे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ड्यूरिंग द एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट वी ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अभी जो हमने एक्टिविटी की उसमें ये हमें 2 पॉइंट्स देखने को मिले। मैग्नीशियम को जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो हमने देखा कि उसमें गैस निकल रही थी और काफ़ी तेज़ी से निकल रही थी, और इसके साथ साथ ही हमने ये भी देखा था कि टेम्परेचर भी उसका बढ़ रहा था, जो कि हमारा 29 से बढ़ करके 32-33 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वी कैन ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ गैस, वी मे ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइज इन टेम्परेचर। कई ऐसे रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार राइज ही हो, टेम्परेचर और कम हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद। तो इस तरह के रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे इस लेसन को तो प्रैक्टिकली अगर संभव होगा दिखाना तो हम दिखाएंगे, नहीं तो क्लासरूम में हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे सामने है, जैसे कि हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर भी नज़र आए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनता हुआ नज़र आए। इसके भी एग्जांपल हमारे सामने थे। हमने लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ। अभी इसका स्टेट अगर हम देखें तो हमारे सामने जो एक्वस लेड नाइट्रेट था वो कलरलेस था। पोटेशियम आयोडाइड को भी जब हमने घुलाया था पानी में वो भी कलरलेस था, लेकिन जैसे ही हमने उसको मिलाया तो ये एक येलो प्रेसिपिटेट, पीले कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और पोटेशियम नाइट्रेट उसके साथ साथ फॉर्म हुआ था। यहाँ प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है, तो प्रेसिपिटेट एक इंसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि नहीं घुलने की वजह से नीचे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, वही प्रेसिपिटेट कहलाएगा। चेंज इन कलर हमें और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दोनों ही देखने को मिले। कलर चेंज हो गया, कलरलेस से येलो कलर हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी देखने को मिला। तो इस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन में यह भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट। हो सकता है कि रिएक्शन में सॉलिड से लिक्विड या गैस से सॉलिड, इस तरह से स्टेट में चेंज हमें नज़र आ सकता है। इसके एग्जांपल हैं हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसके हेल्प से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वो टूट जाता है, तो इस तरह से वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। तो यह भी एक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये हमने आपको दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और बाद में हम क्लासरूम में इसको प्रैक्टिकल में कर लेंगे। आगे हमारा स्मेल में भी चेंज नज़र आ सकता है। रिएक्शन हो, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे हमें स्मेल बदल जाए, जैसे कि ईस्टर जब फॉर्म होता है तो उस टाइम हमें देखने को मिलता है कि फ्रूटी स्मेल हमें महसूस होता है रिएक्शन होने के बाद। ये जो रिएक्शन हमारा है वो हम जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे लेसन, उस टाइम हम प्रैक्टिकली इसको क्लासरूम में करेंगे। तो जो संभव था वो हमने अभी आपके सामने करा दिया, जिसमें कि काफ़ी कम समय लग रहा था, और जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था वो हम लोग प्रैक्टिकल क्लासरूम में करेंगे।
ये जो रिएक्शन हमने आपको दिखलाए हैं इसका यूज आगे हम पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह, तो उस टाइम फिर से हम इसे रिपीट करेंगे, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इतने सारे केमिकल रिएक्शंस को अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो यह काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत लिख भी नहीं पाएंगे, संभव नहीं है प्रैक्टिकली लिख पाना। तो इस तरह से ज़रूरी था कि हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, इक्वेशन के रूप में लिखें। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं, वाई देयर इज़ अ नीड टू राइट केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो आप इसका जवाब आप दे सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम यहाँ हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू राइट केमिकल इक्वेशन। तो इसे हम पहले एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने वही पुराना एग्जांपल लिया है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में हम देख रहे हैं कि जब इक्वेशन हम लिख रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, जिसमें कि हमने कार्बन ऑक्सीजन के लिए सिंबल्स का यूज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉर्मूला का यूज किया है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एरो का यूज किया है। हम यहाँ इक्वल टू साइन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है वह रिएक्टेंट है क्योंकि यह रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वह प्रोडक्ट है। तो इन दोनों को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ आर सेपरेटेड बाय एरो साइन और इक्वल टू साइन। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एरो और इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो इन दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इस तरह से अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन है, वो है कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो इसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि वो देख करके ही और समझ जाए कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जैसे कि हम फिजिकल स्टेट को केमिकल इक्वेशन के साथ डिनोट कर सकते हैं, कैटलिस्ट को डिनोट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देख पा रहे हैं कि इसी केस में, कार्बन और ऑक्सीजन के केस में ही, कार्बन जो हमारा सॉलिड फॉर्म में था, पेपर के रूप में, वुड के रूप में, तो इसे हमने वहाँ पे एस से यूज कर दिया है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में था, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है गैसियस फॉर्म में हुआ है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वह हमारा हीट है। जब तक हम गर्म नहीं करेंगे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से यह इन्फॉर्मेटिव बन गया है। तो इसमें कई ऐसे सिंबल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लिक्विड के लिए एल यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट के लिए DIL। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, बुक में आप इसे देखेंगे तो हम इस तरीके से इसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट जो वर्ड यूज हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे दें। कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में भाग तो नहीं लेते, लेकिन रिएक्शन को शुरू करने में या रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई फिजिकल कंडीशन जैसे हीट वगैरह भी हो सकता है। तो ये सभी कैटलिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वह हमारा हीट है, वह कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो पाया। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास होमवर्क है, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आप उसी डिस्कशन के हेल्प से इसे लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन, और याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव एंड व्हाट इज़ इट्स एडवांटेज। मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में भी लिखिएगा। अब अगला टॉपिक जो हमारे सामने है वह है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। क्लास 9th की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था क्लास 9th में कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनका टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास हमेशा इक्वल होता है। That means the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product, and this law is called law of conservation of mass. So we conclude that all the chemical reaction obey the law of conservation of mass. तो अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे भी बैलेंस करें,
बैलेंस इसलिए करें ताकि जितने भी रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करें। सो देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो दैट दे ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आगे अगर हम बात करें तो देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर इसको हम समझाने की कोशिश करें तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप NCERT पेज नंबर 4 और 5 में इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से इसे देख करके समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम इसे सेपरेट वीडियो इसका बना देंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर से होमवर्क है, व्हाई देयर इज़ नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट 4 लिमिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। और हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है NCERT पेज नंबर 6 में 3 क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से अब अगले टॉपिक में हम अपने अगली वीडियो में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन हमने पढ़ा उसके अलग अलग टाइप्स हमें अभी भी देखने को मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। किसी में गैस निकल रही है, किसी में हीट निकल रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स में हम रिएक्शन को बांटते हैं और या कितने टाइप्स का हो सकता है, और हर टाइप्स को हम अलग अलग समझेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे अगले वीडियो का। ठीक है, थैंक यू।